Hi students, welcome to lecture 2 of organism and population. So इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट पॉपुलेशंस. ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं. ठीक है, जैसे कि टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय ई हैकेल. ठीक है, तो इकोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं, इसको याद कर लो. फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म इकोलॉजी वाज एम्प्लॉयड फॉर स्टडी ऑफ प्लांट बाय वार्मिंग. ठीक है, तो ये कुछ 4 लोगों के नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फादर ऑफ इकोलॉजी याद रखना है. उसके बाद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. ठीक है, तो ये इकोलॉजी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. उसके बाद ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो ऑटो इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ए स्पीशीज विद इट्स इन्वायरमेंट. अगर किसी स्पीशीज का रिलेशन स्टडी कर रहे हैं उसके इन्वायरमेंट के साथ तो उसे हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी. उसके बाद स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विद देयर इन्वायरमेंट. ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज को, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को उसके साथ रिलेशन देख रहे हैं इन्वायरमेंट का, तो उसको हम बोलेंगे सिंकोलॉजी. ठीक है, या फिर सिनेकोलॉजी. ठीक है, तो ऑटो इकोलॉजी, सिनेकोलॉजी याद रखना है. ये इकोलॉजिकल हिरार्की है, मींस कैसे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है. पहले ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे पॉपुलेशन एक स्पीशीज का, उसके बाद कम्युनिटी बनेगी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर. ठीक है, तो ये हिरार्की है, इसको याद रखना है, इससे आगे बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, आगे चलते पॉपुलेशन की बात करते हैं फिर से. तो पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट लिव इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस. ठीक है, एग्जांपल, ऑल द cormorants in a wetland, rats in an abundant dwelling, teakwood trees in a forest. इसी तरीके से अलग अलग एग्जांपल दिए हैं पॉपुलेशन के. ठीक है, बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन ए पॉन्ड. ये पूरा एक पॉपुलेशन हम इसको बोल सकते हैं. उसके बाद पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी एज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. ठीक है, तो इतना याद रखना है हमको. उसके बाद इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं. पॉपुलेशन के क्या एट्रीब्यूट्स है? जैसे कि बर्थ रेट, सेकेंड है डेथ रेट. ये सारी चीजें पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद सेक्स रेशियो, उसके बाद एज पिरामिड हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, कि कैसे एज के अकॉर्डिंग किसी पॉपुलेशन को हम बता सकते हैं कि वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, उसका एक पिरामिड हम बनाते हैं. और पॉपुलेशन डेंसिटी. तो ये सारी चीजें जो है वो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है, इनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले बर्थ रेट, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट रिफर्स टू पर कैपिटा बर्थ. एग्जाम्पल, in a pond there are 20 lotus plants last year and through reproduction 8 new plants are added. Hence the current population is 28. बर्थ रेट अगर हम देखेंगे तो जो नए आए उनको पुराने वाले से डिवाइड करेंगे तो 0.4 ऑस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बर्थ रेट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. उसी तरीके से आप है डेथ रेट, इट रिफर्स टू पर कैपिटा डेथ. ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 इंडिविजुअल्स इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग ए वीक. ठीक है, तो 40 फ्रूट फ्लाइज थी एक लैब में, उसमें से 4 मर गई, तो हेंस दैट रेट क्या हुआ? 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद सेक्स रेशियो हमको पता है. ठीक है, मेल एंड फीमेल का क्या रेशियो है? 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल एंड 40% इज मेल. मींस परसेंटेज में हम इसको बताएंगे, सिर्फ एग्जांपल दिया है यहाँ पर, कि किसी का एक्चुअल वैल्यू नहीं है. ठीक है, उसके बाद एज पिरामिड्स की बात करते हैं. इट इज द स्ट्रक्चर ऑब्टेन व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज और ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन. ठीक है, तो हम लोग एक पिरामिड बनाते हैं जिसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसको प्लॉट करते हैं. फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन ए कंबाइंड डायग्राम. ठीक है, तो 3 तरीके के पिरामिड हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. ठीक है, नीचे वाला प्री रिप्रोडक्टिव एरिया, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मीन्स पॉपुलेशन किस तरीके से है.
ठीक है। तो अगर हमको ऐसा पिरामिड मिलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन या ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरीके का हमें मिलता है, सीधे डायग्राम आएगा, आपको उसको डायग्राम को देख के पहचानना होगा। ठीक है, अगर इस तरीके का मिलता है तो हम बोलेंगे कि इट्स स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, और इस तरीके का मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग है। तो ये अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में इनके अलग अलग पिरामिड्स हो सकते हैं। हो सकता है कहीं पर ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो रही है तो इस तरीके का पिरामिड वहाँ देखने को मिलेगा, कहीं पर ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हो रही, ज़्यादा डिक्लाइन भी होना है तो स्टेबल ऐसा मिलेगा, और इंडिया जैसे कंट्री में ऐसा ग्रोइंग मिलेगा हमको। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम एन से डोनेट करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ साइबेरियन करेंस एट भरतपुर वेटलैंड इन एन ईयर इज लेस देन 10, इट इज मिलियंस फॉर क्लेमाइडोमोनास इन ए पॉन्ड। ठीक है, तो पॉन्ड में देखोगे तो क्लेमाइडोमोनास जो है मिलियंस में होंगे, बट यहाँ पर वो 10 से भी कम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग हो सकती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। पॉपुलेशन साइज इज आल्सो मेजर्ड इन परसेंटेज कवर और बायोमास। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन एन एरिया 200 पार्थेनियम प्लांट्स एंड ह्यूज banyan tree are seen. In such cases, measuring percentage cover or biomass is meaningful to show importance of banyan tree. ठीक है, तो छोटे छोटे 200 प्लांट है और एक बहुत बड़ा सा banyan ट्री है, तो अगर हम लोग सिर्फ जो हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो banyan ट्री का तो कुछ आएगा ही नहीं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ज्यादा जगह तो ये ले रहा है, पार्थेनियम तो छोटे छोटे पेड़ है, तो फिर हमको परसेंटेज कवर या बायोमास भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, उसमें एक्चुअल इंपॉर्टेंस banyan ट्री की हमको देखने को मिलेगी। अगर सिर्फ नंबर के हिसाब से देखेंगे तो हमको लगेगा कि पार्थेनियम ही है सब जगह, है ना, banyan ट्री तो एक ही है, बट एक्चुअल में banyan ट्री बहुत बड़ा है, तो उसको हम लोग को परसेंटेज कवर या बायोमास के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो जो है गलत होगी, फॉल्स होगी। उसके बाद टोटल नंबर इज अ डिफिकल्ट मेजर फॉर ह्यूज पॉपुलेशन, इन सच केसेस रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी विदाउट नोइंग एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी इज यूज्ड। ठीक है, तो टोटल नंबर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो हम एक रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी बनाते हैं, जैसे नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इंडिकेट्स पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। ठीक है, अगर मान लो मैं फिश पकड़ने जा रहा हूँ और मुझे 20 फिश पकड़ता हूँ, उसमें से जो है 10 एक तरह की मिलती हैं और 10 एक तरह की मिलती है, तो मैं एक रिलेटिव पॉपुलेशन बता सकता हूँ कि पॉन्ड में आधी मछलियाँ ऐसी हैं और आधी मछलियाँ ऐसी होंगी। या फिर 5 मुझे 20 पकड़ता हूँ और 5 मुझे एक तरह की मिलती है, एक बार में नहीं, 2-3 बार जब मैं ऐसा करता हूँ, 3 बार तो मिनिमम करता हूँ, तो मैं एक रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी बता सकता हूँ कि पॉन्ड में मैं जब अपना जाल डाल रहा हूँ उसमें जो मछलियाँ आ रही है उसमें से 15 एक टाइप की और 5 एक टाइप की, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई कि 5 वाले की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, जब हम दूसरी पॉपुलेशन से कंपेयर करके उसे बना रहे हैं। इन सम केसेस इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज इज परफॉर्म। ठीक है, टाइगर सेंसस इन नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। ठीक है, तो टाइगर का गिनती हम कैसे करते हैं, उसके जो है पग मार्क्स और उसके फीकल पैलेट्स के थ्रू हम उसे जो है उसका जो काउंटिंग करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, द पॉपुलेशन साइज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर एंड वेदर। ठीक है, change in population density gives some idea about the population whether it is flourishing or declining। ठीक है, तो पता चल जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी से कि कोई पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, 4 बेसिक प्रोसेसेस दैट फ्लक्चुएट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को फ्लक्चुएट करने में 4 चीजें हैं। फर्स्ट है नेटिलिटी, इट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड मान लो 1 साल बोला तो कितने बर्थ हुए, उसको नेटिलिटी बोलेंगे और बी से डोनेट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इनका याद रखना है। मॉर्टेलिटी, इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मॉर्टेलिटी।
उसके बाद इमिग्रेशन, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं और से उस पॉपुलेशन में कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल आ गए हैं तो उसे हम बोलेंगे इमिग्रेशन, और अगर चले गए हैं तो उसको बोलेंगे हम एमिग्रेशन। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर। ठीक है, एक गिवन टाइम पीरियड में चारों चीजें होनी चाहिए। तो ये चार चीज जो है वो फ्लक्चुएट करती है पॉपुलेशन डेंसिटी, मींस पॉपुलेशन डेंसिटी इन चार चीजों पे जो है वो बेस्ड है। अब कैसे, अगर इमिग्रेशन होता है, कोई आता है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई पॉपुलेशन है उसमें कोई और बाहर से आ रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने ही वाली है। ठीक है, अगर और लोग पैदा हो रहे हैं उस पॉपुलेशन में, नेटिलिटी हो रहा है, तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। बट अगर लोग मर रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, और अगर लोग वहां से छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं, एमिग्रेशन हो रहा है, तो उसमें भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मॉर्टिलिटी एंड एमिग्रेशन डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम t, ठीक है, एक टाइम t पे पॉपुलेशन डेंसिटी को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1 इज, ठीक है, तो हमको इस तरीके से एक फॉर्मूला बनाएंगे, n t+1 इज इक्वल टू n टाइम t प्लस जो भी इसमें हो रहा है। ठीक है, b प्लस आई मीन्स नेटिलिटी और इमिग्रेशन माइनस मॉर्टिलिटी प्लस एमिग्रेशन। तो ये हमारा टाइम एट टाइम t+1 पे इस तरीके से हमको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज 4 फैक्टर्स। Population density increases if B plus I is more than D plus E। ठीक है, B plus I नेटिलिटी और इमिग्रेशन ज्यादा है और मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और अगर उल्टा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ गए, और इनके शॉर्ट फॉर्म को भी याद कर लो कि इमिग्रेशन को I बोलते हैं, नेटिलिटी को बी बोलते हैं, मॉर्टिलिटी को डी बोलते हैं, बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं इसमें। अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ एंड डेथ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स influencing population density. Immigration, emigration have importance under special conditions. For example, for a colonizing new habitat, immigration may be more significant to population growth than birth. अब मान लो बर्थ रेट और डेथ रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन के लिए। मान लो पर कोई एक नई जगह है, कोई नया आइलैंड है जहाँ पे कोई नहीं रहता था, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए इमिग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू बर्थ रेट, क्योंकि मान लो 2 लोग आ गए, अब उनका बच्चा पैदा होने में तो 9 महीने लगेंगे। ठीक है, बट इमिग्रेशन तो 9 महीने में हजारों लोग, लाखों लोग आ सकते हो उस आइलैंड पे। सो कोई न्यू हैबिटेट बन रहा है, न्यू कॉलोनाइजिंग हैबिटेट बन रहा है, वहां इमिग्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी। बट एक नॉर्मल ऑलरेडी डेवलप्ड पॉपुलेशन है कहीं पर, तो वहां पर हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो सिचुएशन वाइज, कंडीशन वाइज ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। अब ग्रोथ मॉडल्स, पॉपुलेशन ग्रोथ के डिफरेंट मॉडल्स है उसकी ग्रोथ के। ठीक है, से फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब 1 का 2, 2 का 4 इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, डे 0 पे 1 है, डे 1 पे 1, तो देख रहे हो 2 से 4 हो गए, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से ये नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्सेज, फूड, स्पेस आर एसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, बट यहाँ पर हमने क्या मान के चला है कि रिसोर्सेज, फूड, ये सारी चीजें जो है वो अनलिमिटेड है, कोई कमी नहीं है। If resources are unlimited, each species show its full innate potential to grow in number, then the population growth is an exponential or geometric fashion। ठीक है, तो अगर ऐसा हम मानते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है, तो जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा है दिस इज ए इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन डिवाइड होना स्टार्ट करेगी, शुरू में थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है, लैग फेज,
उसके बाद ये कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। इफ पॉपुलेशन साइज इज n, बर्थ रेट हम यहाँ पर b से डिनोट कर रहे हैं, डेथ रेट d से, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन n ड्यूरिंग ए यूनिट टाइम पीरियड t, ठीक है। तो dn बाई dt b माइनस डी इंटू एन, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले याद कर लेना है, इसमें से कोई ज्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। लेट b माइनस डी इज इक्वल टू r, अगर b माइनस डी को मैं r ले लेता हूँ, देन dn बाई dt इज इक्वल टू r n, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये फॉर्मूला आ गया, dn बाई dt इक्वल टू r n, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। द r intrinsic rate of natural increase is an important parameter for excessive impact of any biotic or abiotic factor population growth. This R value Norway rate की 0.015, फ्लोर बीटल 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया 1981 0.0205, ठीक है। तो ये R वैल्यू जो है अलग अलग पॉपुलेशन का कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसको हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, कोई भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर का पॉपुलेशन ग्रोथ पे इम्पैक्ट देखने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इज एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म निकाला यहाँ पे, वेयर एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी एंड नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम 0, R is the intrinsic rate of natural increase जो मैंने अभी बताया, E is the base of natural logarithm, ठीक है, बेस निकाला है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो थोड़ा सेंसिबल लगता है हमको कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पॉपुलेशन हमेशा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जा रही, हो सकता है कुछ देर के लिए वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगी। मान लो बैक्टीरिया भी अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ, पैरामीशियम भी ग्रो कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, बट धीरे धीरे फूड रिसोर्सेज, उसके अंदर प्रॉब्लम्स, टॉक्सिसिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि एल्कोहल जब हम बनाते हैं ईस्ट के थ्रू, तो अगर ईस्ट एल्कोहल बना रहा है किसी इंडस्ट्री के अंदर, बट 30% से ज्यादा अल्कोहल हो जाता है तो वो ईस्ट को ही किल करने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली ईस्ट ग्रो करता ही जाएगा एक्सपोनेंशियली, नहीं, उसमें एक स्लोनेस आएगी, स्टेशनरी फेज आएगा और फिर डिक्लाइन भी आएगा, ठीक है। देयर इज नो पॉपुलेशन इन नेचर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्स, नेचर में ऐसा कोई पॉपुलेशन नहीं जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, ठीक है। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला जो फॉर्मूला है या जो मॉडल है वो एक हाइपोथेटिकल मॉडल है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है कहीं, ठीक है। किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस लीड्स टू कंपटीशन। अब अगर अनलिमिटेड नहीं है तो कंपटीशन होगा, है ना। जंगल में जाओगे तो खाने के लिए कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, इंसानों के बीच में कंपटीशन है फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. It is called as carrying capacity. Important है, हर habitat में enough resource है, unlimited नहीं, enough resource है, एक maximum possible number उस population का बढ़ाने के लिए, beyond which no further growth is possible. उसके ऊपर speed नहीं जा सकती, growth नहीं जा सकती। तो ये nature ने एक balance बनाने के लिए ऐसा रखा है, और इसी को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हम बोलते हैं जे शेप आता है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है, जो ज्यादा सेंसिबल एक मॉडल है, उसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, ये ऐसा बनाता है, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है, फिर बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, और फिर उसके बाद जाके डिक्लाइन एक तरीके से स्लो होता है और स्टेशनरी हो जाता है। A population with limited resources show initially a lag phase, ठीक है, इसको हम lag phase बोलते हैं, जब थोड़ा स्लो स्टार्ट होती है। Phases of acceleration and deceleration and finally इसको हम बोलते हैं log phase, फिर stationary phase, और अगर नीचे आने लगे तो उसको हम बोलेंगे death phase, ठीक है। This type of population growth is called as Verrall's per logistic growth, ठीक है, या फिर सिर्फ logistic growth मॉडल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया यहाँ पे, dn बाई dt इक्वल टू आर एन,
ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन के। एन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल जो हम लोगों ने पहले देखा, k इज द कैरिंग कैपेसिटी, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा। For most animal population, resources for growth are limited, so the logistic growth model is more realistic. ठीक है, तो ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला जो मॉडल है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, ऐसा असली में होता है। और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला है वो एक हाइपोथेटिकल मॉडल है या फिर एक लैब मॉडल है। ठीक है, नेचुरली ऐसा नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड रिसोर्स किसी पॉपुलेशन को मिल रहे हो। ठीक है, उसके बाद लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन एक टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। ये बहुत, इससे पहले वाले टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ग्रोथ मॉडल्स और ये सब फॉर्मूले वाले, फॉर्मूले सब याद रख लेना है। ठीक है, किसमें क्या बोल रहा है, के क्या है, डी क्या है, बी क्या है, स्मॉल आर क्या है, वो सारी चीजें याद रहनी चाहिए। अब लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन देखते हैं हम लोग। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस और डार्विनिज्म फिटनेस, हाई आर वैल्यू। हर पॉपुलेशन चाहती है उसकी हाई आर वैल्यू रहे। Under a particular set of selection pressure, organism evolved toward the most efficient reproductive strategy. ठीक है, और जो भी कंडीशन उसे मिलती है तो वो एक मोस्ट एफिशिएंट मेथड ढूंढता है कि वो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल तो नहीं कर सकता, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने आर वैल्यू को बढ़ाना चाहता है एक पर्टिकुलर तरीके से। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश, बेम्बू, एक टाइम में ही वो रिप्रोड्यूस करते, हमने पढ़ा था। While other breed many times, most birds and mammals. Some produce a large number of small-sized offspring. ठीक है, while other produce a small number of large-sized offspring. तो सबने अलग-अलग कंडीशन ढूंढी है उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। कुछ छोटे-छोटे बहुत सारे बच्चे पैदा करता है और कुछ कम बच्चे पैदा करता है बट लार्ज साइज से करता है। ठीक है, These facts indicate the life history traits of organism have evolved due to limited abiotic and biotic component of the habit. ठीक है, तो उस पॉपुलेशन ने जो अपने लाइफ हिस्ट्री में एवोल्यूशन में सीखा है उसके अकॉर्डिंग वो ये सारे स्टेप्स लेता है। ठीक है, तो उसे एक बार ब्रीड करना है या मेनी टाइम ब्रीड करना है, कब ब्रीड करना है, स्मॉल ऑफस्प्रिंग बनाने, बहुत सारे बनाने, या कम ऑफस्प्रिंग बट साइज में थोड़े बड़े। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ठीक है, तो यहां तक आपको ये पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। Interaction between two species is called as interspecific interactions. They include mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism एंड एमेंसलिज्म। ठीक है, तो 6 तरीके के पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमारे पास है। ठीक है, तो ये 6 तरीके के पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर, अगर हम देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। नेम ऑफ इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, बोथ स्पीशीज आर बेनिफिट। जब दो पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दोनों को फायदा हो, स्पीशीज ए और बी, तो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। बोथ स्पीशीज, हम दोनों को ही नुकसान हो रहा है अगर वो साथ में है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिशन। वन इज बेनिफिटेड, अदर इज हार्म, एक को फायदा एक को नुकसान, एक प्रेडेटर एक प्रे है तो उसको हम बोलेंगे प्रेडेशन। पैरासिटिज्म, ठीक है, पैरासाइट को तो फायदा होगा, अगर हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट रह रहा है तो उसको तो फायदा होगा और हमें नुकसान होगा। ठीक है, एक को फायदा एक को नुकसान। कमेंसलिज्म, वन इज बेनिफिटेड अदर इज अनअफेक्टेड। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में ऐसे रहते हैं जिसके रहने से हमें कोई नुकसान नहीं है और उसको कुछ फायदा मिल जाता है। ठीक है, या और भी, ये सिर्फ एग्जांपल मैंने दिया, और भी बहुत एग्जांपल इसका हम देखेंगे, उसको हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। ठीक है, और एमेंसलिज्म, वन इज हार्म अदर इज अनअफेक्टेड, एक को नुकसान और दूसरे को ना तो नुकसान ना फायदा। ठीक है, तो ये 6 तरीके के पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है। ठीक है, इन सबको हम लोग जो है आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, in predation, parasitism and commensalism the interacting species live closely together। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक एक करके इनको हम आगे पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो यहाँ तक हम इस लेक्चर में रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।